हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथाईएस एकेडमी। मैं प्रिंस कुमार शर्मा आप सबका पाथाईएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसीएफ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बायोलॉजी के सेक्शन का होगा। और ये बेसिकली अगर हम बात करें तो ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन जो है मैं इस वीडियो में लेकर आ रहा हूँ जो जनरली एसीएफ में जो है पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला जो आपका जो क्वेश्चन है वो है द विटामिन रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, अर्थात न्यूक्लिक अम्ल जो है उसके सिंथेसिस के लिए अगर हम बात करें कि उसके सिंथेसिस के लिए, उसके संश्लेषण के लिए कौन सा विटामिन जो है रिक्वायर्ड होता है या फिर कौन सा केमिकल रिक्वायर्ड होता है, हम बोल सकते हैं। बेसिकली ये उसके केमिकल बायोकेमिकल नेम्स हैं। तो ऑप्शन है टोकोफेरॉल, फोलिक एसिड और इसके अलावा साइनोकोबैलेमिन और राइबोफ्लेविन, ये चार ऑप्शंस हैं। इसके अलावा जो इस स्लाइड में दूसरा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड, इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ये पूछा गया है। ऑप्शन नहीं है पूछा है, याद रखना है आपको, स्पिलिन, पिट्यूटरी, थायराइड और एड्रेनलिन। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं जिसको हम प्लीहा बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, थायराइड ग्रंथि बोलते हैं और एड्रेनल ग्रंथि यहाँ पर है। तो ये आपके सामने जो है दो क्वेश्चंस हैं, तो इनके आंसर को हम डिस्कस करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, तो उसका आंसर होगा फॉलिक एसिड। बेसिकली अगर हम बात करें तो विटामिन B9, विटामिन B9 है उसकी अगर हम बात करें तो ये विटामिन B9 जो है वो फॉलिक एसिड कंटेन करता है, ये आपको याद रखना है। उसको फियोसिन भी बोलते हैं हम। तो ये इसका आंसर होगा और इसकी हेल्प से जो न्यूक्लिक एसिड है उसका क्या होता है, संश्लेषण होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये जो विटामिन होता है ये विटामिन बी का ही एक क्या है, टाइप है। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। तो देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि जो है बहुत सारी है। उसमें हमने जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जानते हैं, उसमें हम एड्रेनल ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, हाइपोथैलेमस होता है, इसके अलावा और भी ग्रंथियां हैं। ठीक है, थाइमस ग्रंथि है। तो ऐसे जितनी भी ग्रंथियां हैं जो हार्मोन्स को रिलीज करती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। और एक्सोक्राइन किसको बोलते हैं, बहिर्स्रावी जो एंजाइम्स रिलीज करती है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पिलिन जो है, स्पिलिन ये जो प्लीहा होता है ये बेसिकली लीवर के पास में ये पाया जाता है। लीवर का एक पार्ट, एक लोब में वो पाया जाता है जिसको हम प्लीहा बोलते हैं, जहाँ पर एक्चुअली में ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कब्रिस्तान भी इसको हम बोलते हैं। तो ये इसका आंसर होगा, ये कोई ग्लैंड नहीं है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। नाउ आगे हम बढ़ते हैं। इन डिसीज लाइक पोलियो द सेल्स दैट गेट डिस्ट्रॉयड बाय वायरस आर, इनमें से कौन सा कोशिका है जो कि बेसिकली डिस्ट्रॉय होता है पोलियो की बीमारी में, ये पूछा गया है। इसमें चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, मोनोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स, मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है, आपका एक और क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, प्लांट्स ग्रोइंग इन सनलाइट आर कॉल्ड। ठीक है, यहाँ पर आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं। अब इसमें आपको जो है चूज करना है कि कौन से जो है इसकी ऑप्शंस हैं। तो चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये वाले क्वेश्चन की। तो पोलियो जो होता है उसमें जनरली जो बेसिकली पोलियो वायरस है उसमें से कौन सी कोशिका डिस्ट्रॉय होती है, नष्ट होती है, तो उसका आंसर है मोटर न्यूरॉन्स। ये जो मोटर न्यूरॉन्स हैं ये बेसिकली डैमेज होना शुरू होते हैं और धीरे धीरे ये नष्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण से अपंगता जैसी प्रॉब्लम जो है देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं प्लांट्स ग्रोइंग इन सनलाइट आर कॉल्ड, अर्थात ऐसे पौधे जो सूर्य के प्रकाश को पूरी तरह से सहन करके वो ग्रोथ कर पाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम हेलियोफाइट्स बोलते हैं। याद रखेगा, ज़ेरोफाइट्स जो है वो रेगिस्तानी पौधों कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि वो सनलाइट में ग्रो नहीं करते, ग्रो करते हैं, लेकिन ज़ेरोफाइट्स जो नाम है वो पर्टिकुलरली जो डेजर्ट में उगने वाले, जैसे फॉर एग्जांपल नागफनी जिसको हम बोलते हैं, तो ऐसे पौधे को हम ज़ेरोफाइट्स बोलते हैं। तो इसको ये ऑप्शन नहीं होगा, इसका ऑप्शन होगा क्या, हेलियोफाइट्स। इसको आपको जो है ध्यान में रखना है। बाकी हाइड्रोफाइट्स तो वाटर में जो है ग्रो करने वाला प्लांट होता है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यह आपका एक्सक्रिएटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र से है। येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। ठीक है, इनमें से जो है कौन सा सब्सटेंस मौजूद होने के कारण से यूरिन का कलर जो है पीला होता है। ऑप्शन है बाइल जूस, पित्तरस, यूरोक्रोम, लिम्फ और यहाँ जिसको हम लसिका में बोलते हैं, और कोलेस्ट्रॉल। अगला जो क्वेश्चन है वो है मोनोकॉर्पिक प्लांट्स आर दोज दैट प्रोड्यूस फ्रूट्स
ब्लैंक ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्लांट। बोलने का मतलब यह है कि मोनोकार्पिक जो पौधे हैं वो बेसिकली अगर हम बात करें तो वो अपने पूरे लाइफ में कितने बार जो है फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, 1, 3, 2 और इसी ऑप्शन है आपका क्या, बहुत बार, मेनी टाइम्स। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑप्शन बी यूरोक्रोम, उसका जो है क्या होगा, आंसर होगा। और अगर हम बात करें मोनोकार्पिक प्लांट की तो ये आपको याद रखना है कि पूरे अपनी लाइफ में प्लांट की पूरी जो लाइफ होती है, जीवन काल होता है, उसमें एक बार ही इसमें पुष्प आता है। ऐसे प्लांट को ही हम क्या बोलते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं। और वही उसी के कारण से क्या होगा, वहां पर फ्रूट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि एक ही बार फ्लावरिंग होगा और एक ही बार फ्लावरिंग होने के कारण से उसमें एक ही बार क्या होगा, बेसिकली फ्रूट्स डेवलप होगा। तो जैसे कि बैम्बो को हम बोलते हैं कि वो क्या है, मोनोकार्पिक प्लांट है, क्योंकि उसमें एक ही बार फ्लावरिंग होता है। तो इस प्रकार के प्लांट को हम मोनोकार्पिक प्लांट बोलते हैं। आगे हम देखते हैं विच ऑफ नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस, अर्थात जो हमारी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उसको कौन कंट्रोल करता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, स्पाइनल कॉर्ड। ये सारे के सारे जो ऑप्शन हैं ये ब्रेन के हिस्से हैं, ब्रेन के पार्ट है, मस्तिष्क के हिस्से हैं। इसी से आपको पूछा गया है कौन सा सेक्शन हमारे शरीर के अनैच्छिक क्रियाओं को अर्थात इनवॉलंटरी जो मूवमेंट्स होते हैं उसको कंट्रोल करता है। अगला जो क्वेश्चन है वो भी स्कल के बोन से ही क्वेश्चन है, विच इज द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल। हमारे पूरे स्कल में जो होता है ये वाला सेक्शन, नीचे वाला सेक्शन केवल मूवेबल होता है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, मैंडिबल, ऑक्सीपिटल बोन, ऐसे करके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो आते हैं सबसे पहले वाले क्वेश्चन में। तो हमारे ब्रेन का, हिंड ब्रेन का जो हिस्सा है, मतलब ब्रेन का जो पश्च मस्तिष्क वाला हिस्सा है, पार्ट है, उसका जो एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है मेडुला ऑब्लंगेटा, ये हमारे बॉडी के इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। अर्थात हमारे हृदय की धड़कन, हमारे ब्रीदिंग रेट, श्वसन की दर, इन सब को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, मेडुला ऑब्लंगेटा करता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, मेडुला ऑब्लंगेटा। अच्छा, स्कल की बोन की बात करें, हमारे खोपड़ी की बोन की बात करें तो 2 प्रकार की बोन होती है मेनली। अगर हम बात करें तो उसमें जो है एक होता है मैक्सिला और एक होता है मैंडिबल। तो मैक्सिला, जैसे मैंने क्लास लिया है तो वहाँ बताया था, जो नहीं हिला वो मैक्सिला, मतलब ऊपर की जो बोन है वो मैक्सिला कहलाती है, और जो बोन मूव करेगी वो क्या कहलाती है, मैंडिबल कहलाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, मैंडिबल, ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं द रेट ऑफ हार्ट बीट इज एक्सेलरेटेड बाय द हार्मोन कॉल्ड, मतलब जो हृदय की धड़कने की दर है, हृदय स्पंदन की दर है, वो किसके द्वारा जो है उसका एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, उसमें वृद्धि होती है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एड्रेनलिन, एसिटिल अल्कोहल, एसिटिल क्लोरीन और थायरोक्सिन और पिट्यूटरिन। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स प्रोड्यूस द एंजाइम लाइपेज। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पेनक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, अग्न्याशय बोलते हैं इसको, लिवर, यकृत, और स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे इस स्लाइड में। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि एड्रेनलिन जो हार्मोन है ये एड्रिनल ग्लैंड से, एड्रिनल ग्रंथि से रिलीज होता है, जिसको हम फाइट रिस्पॉन्स हार्मोन भी बोलते हैं। अचानक से कोई चीज़ आपके सामने आ गई, खतरनाक चीज़ें आ गई, या कुछ भी ऐसा होता है जो सडन हो रहा है, तो उसको बॉडी को संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए जो है एड्रेनलिन हार्मोन फ्लो होता है, और ये हमारे हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट, इनको कंट्रोल करके वो क्या करता है, हमारे बॉडी का संतुलन बनाने का काम करता है। तो याद रखना है आपको, इसका आंसर क्या होगा, एड्रेनलिन। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि कौन सा एंजाइम जो है, कौन सा एंजाइम, लाइपेज। लाइपेज फैट डाइजेस्टिव एंजाइम है, वसा के पाचन का एंजाइम है, जो कि रिलीज होता है किसके द्वारा, पेनक्रियास के द्वारा, अग्न्याशय के द्वारा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। हालांकि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ सेक्शन, कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिसमें से लाइपेज रिलीज होता है, लेकिन मेनली पूछा गया है पेनक्रियास, ऑप्शन दिया गया है, तो पेनक्रियास ही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लीवर ऑप्शन नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लीवर जो है कोई भी एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता है, बाइल जूस को वो प्रिपेयर करने का बस काम करता है, उसे कंस्टिट्यूएंट को बनाने का वो काम करता है। आगे हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट जिम्नोस्पर्म, नग्न बीजी के बारे में, नग्न बीजी प्लांट्स के बारे में पूछा है। ये कौन सा स्टेटमेंट गलत है, डोमिनेंट फेज इन सैप्रोफाइट्स,
वेसिकुलर बंडल्स आर एब्सेंट, स्पोर्स आर हेटेरोट्रोप्स एंड फ्लावर्स आर एब्सेंट। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसी प्रकार से पूछा गया है अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी स्टोर्स ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन कौन सा हिस्सा शरीर का जो है वो उसको संग्रहित करता है। ऑप्शन है लिवर, यकृत, इंटेस्टाइन, आंत, पेनक्रियास, अग्नाशय, स्किन, त्वचा। ये आपको ऑप्शंस दिया गया है। तो अब हम इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ये कि इसका जो आंसर होगा जिम्नोस्पर्म का, उसमें बेसिकली वेसिकुलर बंडल्स मौजूद होते हैं। तो ये नॉट ट्रू यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर ये एब्सेंट है, ये गलत है। यहाँ पर ये मौजूद होते हैं, वो वेसिकुलर बंडल्स जो है वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी स्टोर्स ग्लाइकोजन, मेनली ग्लाइकोजन जो है ना ये स्टोर होता है कहाँ पर, एडिपोज टिश्यू में, जो कि बेसिकली लिवर में पाया जाता है। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज ऊतक, तो ये लिवर इसका जो है क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है। फैट भी इसको हम बोलते हैं, फैट जो है बेसिकली कहाँ पर एकत्रित होता है, एडिपोज टिश्यू में। वैसे ग्लाइकोजन भी जो है आपके लिवर के पार्ट में क्या होगा, बेसिकली वो स्टोर होता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगन्स। प्रोटीन का पाचन किस हिस्से से शुरू हो जाता है, पेनक्रियास, अग्नाशय, स्टमक और आपका दिया हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। अमाशय, अग्नाशय, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। ठीक है। इसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन क्या है, ब्लड प्लाज्मा विथ विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रिमूव्ड इज कॉल्ड सीरम। ब्लड प्लाज्मा में किस, इनमें से किस पदार्थ को हटा लेने से, किस घटक को हटा लेने से वो बन जाएगा सीरम। ऑप्शन है फिब्रिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजन और कोलेजन। पहले इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रोटीन का डाइजेशन शुरुआत कहाँ होता है, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले जो प्रोटीन की शुरुआत, डाइजेशन की शुरुआत है वो स्टमक में हो जाती है, अमाशय में हो जाती है। कहाँ हो जाती है, अमाशय में। अमाशय में एक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, वो है पेप्सिनोजन। जो पेप्सिन बनेगा, और पेप्सिन क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि यहाँ पर रिलीज होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, स्टमक। इसके बाद हम बात करते हैं ब्लड प्लाज्मा। देखो ब्लड प्लाज्मा की हम बात करें ना, तो ब्लड प्लाज्मा जो है ये लिक्विड, तरल पदार्थ है, ब्लड का लिक्विड वाला पार्ट है, जो कि ऑलमोस्ट 55% जो है कंस्टिट्यूएंट करता है। और प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा जो है 93% उसमें क्या होता है, वाटर होता है। बाकी 7% कुछ इंपॉर्टेंट जो है प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, और लगभग 1% के आसपास, 0.1% के आसपास कुछ उसमें मिनरल्स वगैरह भी होते हैं। ठीक है। तो इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं ना, उसमें आपका एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रोनोजन और इस प्रकार के क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं। उसमें क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है वो फाइब्रिनोजन होता है। ठीक है। तो ये जो फाइब्रिनोजन होता है ये फिब्रिन बनेगा जब ये एक्टिवेट होगा, तो और क्या बनाएगा, क्लॉट बनाने का काम करता है। इसको एक्टिवेट कौन करता है, थ्रोम्बिन करता है। प्रोथ्रोम्बिन, पहले थ्रोम्बिन बनेगा, थ्रोम्बिन इसको एक्टिवेट करेगा, ये फिब्रिन बनेगा। तो मेनली यहाँ पूछा है कि कौन सा किसको रिमूव करने के बाद में ब्लड प्लाज्मा सीरम कहलाता है, तो वो है फाइब्रिनोजन। ठीक है। तो लिक्विड प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजन इज कॉल्ड सीरम। ये आपको जो है यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ऐसे डीप में जो है क्वेश्चन एसीएफ में जनरली पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार की तैयारी आपकी होनी चाहिए। आई होप आपको जो है ये क्वेश्चंस बन रहे होंगे। इसके बाद बात करते हैं स्टेपीज। द स्मॉलेस्ट एंड द लाइटेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज द पार्ट ऑफ विच ऑर्गन। स्टेपीज जो कि सबसे छोटा और हल्का हड्डी होता है हमारे शरीर का, वो किस पार्ट में होता है, ईयर, नोज, नेक, हैंड। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसी प्रकार से विच एंशिएंट इंडियन फिजिशियन इज नोन एज द फादर ऑफ सर्जरी। ठीक है। शल्य चिकित्सा का पिता इंडिया में किसको कहा जाता है, तो ये ऑप्शन दिए हैं चरक, सुश्रुत, नागार्जुन और वाघभट्ट। तो इस दोनों का आंसर हम जल्दी देखते हैं फटाक से। सबसे पहले की बात करें तो ईयर, हमारे जो कान होते हैं उसमें 3 सेक्शन होता है, तो उसमें एक जो है बोन होती है, उसमें स्टेपीज जो होता है, हाँ ये, या स्टर्नम इसको हम बोलते हैं। तो ये जो बोन है ये स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट बोन है। ये बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं फादर ऑफ सर्जरी। शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत को बोला जाता है। ठीक है। महर्षि सुश्रुत को हम बोल सकते हैं। ठीक है, कि वो क्या कहलाते हैं, शल्य चिकित्सा के जो है जनक कहलाते हैं भारत में। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। Which of the following does not secrete any digestive enzyme? इनमें से कौन सा जो अंग है
जो बिल्कुल भी, या ग्लैंड है जो एक भी पाचक एंजाइम को जो है रिलीज स्रावित नहीं करता है। यकृत, लिवर, स्लेवरी ग्लैंड लार ग्रंथि, ग्लैंड्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत की ग्रंथियां, और पेनक्रियास अग्नाशय। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ठीक है। इसके बाद में अगला है रोल ऑफ बाइल जूस इज, पित्त रस की क्या भूमिका होती है? डाइजेशन ऑफ फैट, वसा के पाचन में, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है, पाइसीकरण, वसा के पाइसीकरण में, डाइजेशन ऑफ स्टार्च, स्टार्च के पाचन में, या इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि कौन सा, देखिए ये तो टाइलिन, स्लेवरी ग्लैंड टाइलिन एंजाइम रिलीज करता है, मतलब ये ऑप्शन होगा नहीं। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एंजाइम रिलीज होते हैं, पेनक्रियास में तो होता ही है, पेप्सिनोजन वगैरह, ठीक है, पेप्सिनोजन नहीं ट्रिप्सिनोजन पेनक्रियास में होता है, और भी बहुत सारे लाइपेज वगैरह होता है। अगर हम बात करें तो इसमें एक लीवर है जो कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम, कोई भी पाचक जो एंजाइम है वो रिलीज नहीं करता। बस इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि लीवर जो है एक प्रकार से अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव पार्ट का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि लीवर बाइल जूस को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट, जो पित्त रस की जो बनता है उसको बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है वो लीवर से ही जो है बेसिकली आते हैं, और वहीं प्रोड्यूस वो होता है, और उसके बाद वो बाइल डक्ट पित्ताशय में जाके क्या होगा, एकत्रित होगा। अब इंपॉर्टेंट बात ये कि इसका आंसर क्या होगा, लीवर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं रोल ऑफ बाइल जूस। तो बाइल जूस डाइजेशन ऑफ फैट में हेल्प नहीं करता, मतलब मेन रोल उसका क्या है, हेल्प करेगा लेकिन डायरेक्टली उसमें हेल्प नहीं करता। मेन क्या करता है वो, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसको हमने क्लास में भी ऑलरेडी देखा था। अगर आप क्लास में रेगुलर स्टूडेंट रहे एसीएफ के तो आपको पता होगा कि वसा के पाइसीकरण में, पाइसीकरण मतलब सरफेस एरिया बढ़ा देना, उसकी सतह का जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ा देना, ताकि जल्दी से वो क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए, डाइजेस्टिव टाइम उसका क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। इसके लिए उसका सरफेस एरिया को बढ़ाना होता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब वही होता है, पाइसीकरण वसा का। तो बाइल जूस का मेन काम वही होता है, और साथ ही साथ ये लाइपेज को एक्टिवेट भी करता है, जिसके कारण से लाइपेज जो है इसको पचाएगा। तो पचाने का काम तो लाइपेज करता है। इसका डाइजेशन ऑफ फैट अगर बोले ना तो ये क्या होगा, इसका आंसर लाइपेज होगा। लेकिन अगर बाइल जूस का फंक्शन बोले तो क्या हो जाएगा, ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हो जाएगा। ठीक है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट जो है सेलुलेज एंजाइम। यहां भी एंजाइम की बात हो रही है। इज इन रूमिनेंट एंड टर्मिट्स ब्रेक्स। देखो ये जो है ना, ये एनिमल्स के हम डाइजेस्टिव पार्ट की बात कर रहे हैं। रूमिनेंट काऊ जैसे हो गए, ठीक है, तो उनमें एक सेलुलेज एंजाइम पाया जाता है उनके रूमिनेंट में, उनके टर्मिट्स में, जो कि हिस्से हैं किसके, पाचन तंत्र के, पशुओं के। अब उसमें पूछ रहा है कि ये जो है किसका ब्रेकडाउन, किसको सरल रूप में कन्वर्ट करता है, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लूकोज, प्रोटीन। नाम से ही क्लियर है, सेलुलेज एंजाइम है तो काम भी किस पे करेगा, सेलुलोज पे करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सेलुलोज की जो है, जैसे गाय का एग्जांपल ले या हिरन का एग्जांपल ले, ये प्लांट्स को जो है भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है, और उसमें क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है, सेल वॉल के रूप में, कोशिका भित्ति के रूप में। उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो है सेलुलेज एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान होता है। अगला है द राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड व्हाइल लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स। अर्थात जो आपका जो दाया साइड का जो आलिंद है, ठीक है, देखो हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऊपर में 2 नीचे में, ठीक है, अगर हम ऐसा बना ले तो 2 ऊपर और 2 नीचे। तो जो ऊपर के होते हैं वो कहलाते हैं ऑट्रियम, ठीक है, क्या कहलाते हैं, ऑट्रियम कहलाते हैं, ठीक है, ऑट्रियम उसको हम बोलते हैं। और नीचे के जो क्या कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वेंट्रिकल कहलाते हैं, जिसको हम निलय बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें लेफ्ट और राइट वाला भी सेक्शन होगा, एक राइट होगा, एक क्या होगा, लेफ्ट होगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात ये बोल रहा है कि जो राइट वाला ऑट्रियम है वो अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड बोलना चाह रहा है यहां पास, डीऑक्सीजनेटेड मतलब CO2 युक्त ब्लड, वो अगर रिसीव करता है कौन, राइट वाला, तो लेफ्ट वाला क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगा, वो रिसीव करेगा। ये हार्ट के फंक्शन से संबंधित एक जो है क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका हो गया सेलुलोज और इसका हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो है द ओनली आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इनमें से कौन सी धमनी है जो केवल और केवल एकमात्र धमनी है जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को जो है लेकर जाती है। देखो धमनियां जो होती है ना वो शुद्ध रक्त को लेकर जाती है हमेशा,
सारी की सारी, एक को छोड़ के, एक अपवाद है उसमें, वो है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी को फुसफुस धमनी बोलते हैं। फुसफुस धमनी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को लेके जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी, रीनल आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, ये उसका ऑप्शंस नहीं होंगे। इसी प्रकार से अगला कोई क्वेश्चन है वो भी हार्ट से है। हाउ मेनी चैम्बर्स, कितने कक्षा का हृदय होता है फ्रॉग में, मेंढक में, ठीक है। इसका सिंपल सा आंसर है एम्फीबियंस, उभयचर। अगर उभयचरों की बात करें जिसमें मेंढक भी आते हैं, उनमें 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, तो सिंपल सी बात है उसका आंसर क्या होगा? बेसिकली इसका आंसर होगा 3 कक्षीय हृदय होता है किसमें? फ्रॉग में, क्योंकि वो क्या है? एक प्रकार का एम्फीबियन है, उभयचर है। और उभयचर में याद रखना कितने कक्षीय हृदय होते हैं? 3 कक्षीय जो है हृदय होते हैं। आगे हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग सेल। तो जैसे मान लो कि ब्लड वेजल्स हैं और उसके आसपास की कोशिका है, तो उनके बीच में जो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, खनिज, इन सब का क्या होगा? बेसिकली एक्सचेंज होता है। तो वो एक्सचेंज मैक्सिमम कहाँ पर होता है? हार्ट के पास में, वेन्स के पास में, जिसको हम बेसिकली शिराएं बोलते हैं, आर्टरीज धमनी के पास में, या कैपिलरीज। तो कैपिलरीज जो होती हैं यहाँ पर बहुत महीन महीन जो है क्या होती है? वाहिकाएं होती हैं ब्लड की, जहाँ पर एक्चुअली में मेनली जहाँ पर मैक्सिमम एक्सचेंज होता है। क्या होता है? मैक्सिमम एक्सचेंज, अर्थात विनिमय होता है कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों का, घटकों का हमारे शरीर में। ये आपको याद रखना है, किसी किसी बीच में? ब्लड और कोशिकाओं के बीच में, ये आपको याद रखना है। नाउ अगला क्वेश्चन है, द ओनली रेप्टाइल हैविंग 4 चैम्बर हार्ट। देखो सरीसृप की बात करें ना, तो सरीसृप में बेसिकली जो होता है अनडेवलप्ड 4 चैम्बर होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है 4 चैम्बर, मतलब खाली 4 चैम्बर लिखा है, मतलब डेवलप्ड पूछा गया है। तो एक अपवाद है उसमें, जिसमें पूर्ण रूप से विकसित 4 कक्षीय हृदय होता है। ऐसा एक ही सरीसृप है, वो सरीसृप कौन सा है? क्रोकोडाइल। बाकी जितने भी सरीसृप हैं, स्नेक, लिजार्ड वगैरह, सब में उसमें अनडेवलप्ड 4 चैम्बर हार्ट होता है। इसको आपको जो है यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं इसका आंसर। यहाँ पर देख लीजिए, कैपिलरीज और क्रोकोडाइल। इसके बाद हम बात करते हैं थ्रोम्बोसाइट इज अनदर नेम फॉर। देखिए जो भी ब्लड की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, इन सब के ना बायोकेमिकल नेम भी होते हैं, जो कि बायोलॉजिकल नेम उसको हम बोलते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और जनरली पेपर में उससे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है थ्रोम्बोसाइट्स जो है किसका दूसरा नाम है? ऑप्शन दिया हुआ है रेड कॉर्पस्कल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, या फिर WBC। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? नेम द एक्सक्रिएटरी यूनिट इन द ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम। मानव उत्सर्जन तंत्र में जो उसकी इकाई है, उत्सर्जन तंत्र की इकाई, वो क्या है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, नेफ्रिडिया या नर्व, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है, जिसका आंसर क्या है? नेफ्रॉन है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो इसका जो आंसर है वो क्या है? प्लेटलेट्स है, ठीक है। जैसे रेड ब्लड सेल्स को यूरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, उसी प्रकार से व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। तो ऐसे अलग अलग नाम से उनके, वो आपको मालूम होने चाहिए। तो प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं हम? थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ये आपको जो है यहाँ पर ध्यान में रखना है। और जबकि अगर हम बात करें ह्यूमन एक्सक्रिएटरी अगर सिस्टम के यूनिट की बात करें तो वो क्या कहलाता है? नेफ्रॉन। ये इकाई कहलाती है उत्सर्जन तंत्र की। इसके बाद हम बात करते हैं हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप। 4 ऑप्शन दिए हैं, थॉमस कूली, कार्ल लैंडस्टीनर और कैमिलो गोल्गी और अर्नेस्ट हैकर, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इसी प्रकार से आपको पूछा गया है RH ग्रुप वॉज डिस्कवर्ड इन। कब इसकी डिस्कवरी हुई थी RH ग्रुप की? ये बात आपको याद रखना है, ग्रुप पूछा हुआ है, ठीक है, न कि फैक्टर, याद रखना है आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी। तो ये जो ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी हुई थी कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा सन 1900 में हुई थी। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसके बाद में RH ग्रुप की बात करें तो ये जो है 1940 में 2 साइंटिस्ट के द्वारा, जिसमें से एक कार्ल लैंडस्टीनर ही हैं, इन्होंने बेसिकली डिस्कवर किया था इसके बारे में, ठीक है। इसको आपको यहाँ याद रखना है। तो ये ऑप्शन आप देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी, ठीक है। वृक्क की क्या जो है भूमिका होती है? इट क्लींस ब्लड बाय फिल्टरिंग इट एंड रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट। बिल्कुल सही ऑप्शन है, किडनी का काम होता है वो ब्लड को क्लीन करना, ठीक है। इट रेगुलेट्स मिनरल्स इन द बॉडी एंड प्रोड्यूस हार्मोन्स। जी बिल्कुल, ये काम भी है इसका। वो क्या करता है? बॉडी में जो भी हमारे मिनरल्स है वो बाहर ना निकल जाए, उसको रीअब्जॉर्ब करने का काम करता है, पुनर्अवशोषण करता है
और इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये मिनरल्स को भी रेगुलेट करता है। तो ये ऑप्शन भी क्या है, सही है। ठीक है, तो इसका बोथ ए एंड बी ये दोनों के दोनों क्या होंगे, करेक्ट होंगे। इसी प्रकार से अगला है, व्हाट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट आर एक्सक्रिएटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो है, अवशिष्ट पदार्थ जो है किस रूप में निकलते हैं, अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, जितने भी सजीव हैं उनमें अलग अलग रूपों में निकलते हैं। जैसे हमारे में यूरिया निकलता है और यूरिक एसिड जो है पक्षियों वगैरह में निकलता है, अमोनिया भी निकलता है जलीय जीवों में, ये सारे के सारे जो है रिलीज होते हैं। ठीक है, तो हम इस बोल सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो ऑल ऑफ द अबव फॉर्म में जो है क्या होते हैं, एक्सक्रिएट होते हैं। अब अलग अलग जीव में अलग अलग तरीके से अलग अलग केमिकल के रूप में क्या होगा, वो रिलीज होगा। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया, बोथ एंड बी, और इसका ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन लीवर, हार्ट, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स और जर्मिनल इपिथेलियम। ये आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, द सेल्स विच सीक्रेट मेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जिसको जानते हैं हम मेल सेक्स हार्मोन के रूप में, ये कौन रिलीज या सीक्रेट करता है, इस्थमस, साइप्रिट सेल्स, क्रिप्ट सेल बोल सकते हैं उसको हम, और इसके बाद लिवर किडनी और लेडिंग सेल। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है दोनों क्वेश्चंस जो हैं आपके बेसिकली किससे पूछे गए हैं, ये आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से पूछे गए हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन है, कई स्टेट पीएससी में ये रिपीट भी होते हैं ये क्वेश्चन, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि टेस्टिस के अंदर में 250 चैम्बर्स होते हैं, 250 जो है चैम्बर हैं, और हर एक चैम्बर में 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होता है। और उन सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में इस प्रकार की जो ट्यूबल्स हैं, वहिकाएं हैं, इनमें जो है, इनमें 2 प्रकार की कोशिकाएं सेल्स पाई जाती हैं। एक होती है सर्टोली सेल्स। ठीक है, एक क्या होती है, सर्टोली सेल्स होता है, और एक जर्म सेल्स होता है, जर्म कोशिकाएं, और एक सर्टोली सेल्स। तो सर्टोली सेल्स जो है पाया जाता है किसमें, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में। तो जर्म कोशिकाएं से स्पर्म बनता है, शुक्राणु बनता है जो उसका एक कोशिका है, और सर्टोली सेल उनको पोषक पदार्थ पैदा जो है देने का काम करता है, उसको नरिशमेंट करने का काम करता है स्पर्म को। ठीक है, जर्म सेल्स को, ताकि वो स्पर्म जो है अच्छे से प्रोड्यूस कर पाए। इसी प्रकार से अब एक और चीज पूछा है, तो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बीच बीच में खाली जगह होती है, वो कॉइल स्ट्रक्चर में होता है, तो खाली जगहें होती हैं, उनमें एक कोशिका होती है, उसको हम बोलते हैं लेडिक सेल्स। ये प्रोड्यूस करती है क्या, टेस्टोस्टेरोन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके जो है ऑप्शंस हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा ये वाला सेक्शन जो है इंपॉर्टेंट सेक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी फॉर एसीएफ, ये कंप्लीट होता है। इसके बाद ऐसे ही वीडियो हम जो है आगे लेकर भी आएंगे, जिसमें फिजिक्स के क्वेश्चन भी होंगे, केमिस्ट्री के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, और साथ ही साथ टेक के सेक्शन के भी कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन पर क्वेश्चंस पे हम जो है चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, और आगे जो है ऐसे और भी वीडियोस आपको मिलती जाएंगी। तो आप उसके लिए जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं पाथ आईएएस के चैनल को, जिससे आपको नोटिफिकेशंस के थ्रू जो है इन वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू।